राविंद्र थावित द्वारा लिखित कहानी दुल्हन का हत्यारा के पहले भाग में आपने देखा कि सुजोय पुलिस स्टेशन में एक वृद्ध महिला को जोर जोर से रोते हुए देखता है। वो पूछता है कि मृतक आपकी कौन थी। उसके साथ आई हुई महिला बताती है कि मृतका उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम सुजाता मेहर था। अब आगे की कहानी। और मैं उसकी बड़ी बहन माया। सुजोय ने कहा, सुजाता को न्याय जरूर मिलेगा, माँ जरूर मिलेगा। इतना कहते हुए सुजोय उठकर एसीपी की ओर आगे बढ़ा। कमरे के अंदर घुसते ही रिवॉल्विंग चेयर में बैठते हुए एसीपी मेनन ने कहा, अरे आ जाओ सुजोय, कहाँ रुक गए थे। सामने रखी हुई कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो, बस 2 मिनट में जरा केस की प्रोग्रेस देख लूं, फिर चलते हैं। फिर एसीपी ने सामने खड़े हुए इंस्पेक्टर विजय से कहा, हाँ तो विजय, दुल्हन के हत्यारे के मामले में अब तक प्रोग्रेस शून्य है। मृतकों की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। विजय प्रताप ने हकलाते हुए कहा, यस सर। एसीपी ने भड़कते हुए कहा, क्या यस सर? मुझे प्रोग्रेस चाहिए विजय प्रताप, प्रोग्रेस। बाहर देखो जाकर, कैसे एक यंग लेडी, एक बूढ़ी माँ रो रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं, इंसाफ। हम उसे क्या दिखाएंगे? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये पंचनामा की कॉपियाँ? ऐसा नहीं चलेगा। मुझे हत्यारा चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें 72 घंटे का समय देता हूँ, हत्यारे को गिरफ्तार करो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा, सीधे सस्पेंड कर दूंगा, अंडरस्टैंड? विजय ने सम्मान पूर्वक कहा, यस सर। इसी बीच शांत बैठे हुए सुजोय ने कहा, आपकी अनुमति हो तो फाइल देख सकता हूँ सर। एसीपी ने फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, श्योर। फाइल लेकर सुजोय उसके पन्ने पलटते हुए गौर से पढ़ने लगा। फाइल में लगे हुए फोटोग्राफ्स को टेबल में फैलाकर सुजोय एक एक फोटो को देख रहा था। एसीपी मेनन की नजरें सुजोय पर टिकी हुई थी। इसी बीच थाना के बाहर जोर जोर से शोर होने लगा। एसीपी ने विजय प्रताप को कहा, जाओ जाकर देखो क्या मामला है। एसीपी का आदेश सुनते ही विजय तेजी से बाहर चला गया। सुजोय को फोटो में उलझे हुए देख एसीपी ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ मिला क्या सुजोय? सुजोय ने बिना सिर उठाए ही कहा, यस सर। कत्ल किसी भारी धारदार हथियार से किया गया है। हत्यारे ने एक ही झटके में सिर को धड़ से अलग कर दिया है। मेरा अनुमान है कि हत्यारा खब्बू यानी उल्टे हाथ का प्रयोग करने वाला है। एसीपी ने कहा, यह तुमने कैसे जाना? सर, मृतिका के गर्दन पर जो कटे का निशान है वह उल्टा है। घाव को देखकर पता चल रहा है कि हत्या के समय सभी मृतिका होश में नहीं थी। उन्हें बेहोशी की हालत में मारा गया है। हत्या करने से पहले किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। हालांकि सभी को अपहरण के बाद 3 से 4 दिन तक बंधक बनाकर जरूर रखा गया है। कुछ और खास है क्या इन तस्वीरों में? एसीपी ने पूछा। जी हाँ सर। मृतकों के होठों में एक ही रंग की लिपस्टिक लगी हुई है। नाखूनों के नेल पॉलिश के रंग भी समान है। पैरों के पायल और करदनी सुनहरे रंग की है। इस बीच बाहर का शोर बढ़ने लगा। अंदर कमरे तक पुलिस प्रशासन हाय हाय की आवाजें आने लगी। इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने आकर कहा, सर, विधायक गोरखनाथ, नगर प्रमुख देवेंद्र बहादुर भीड़ लेकर आए हुए हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। आपको बाहर बुला रहे हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं। कहकर एसीपी मेनन उठे और कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे विजय भी लपका, लेकिन सुजोय एक बार फिर फाइल और फोटो में व्यस्त हो गया। बाहर एसीपी मेनन ने नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराया। विधायक गोरखनाथ ने कहा, आखिर कब पकड़ा जाएगा हत्यारा? केशलापुर को कब इस आतंक से मुक्ति मिलेगी एसीपी साहब? 4 नवविवाहिता स्त्री की हत्या हो चुकी है। लोग डर से दिन में भी घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। आखिर कब तक यह दहशत का राज कायम रहेगा? क्या कर रही है पुलिस? एसीपी ने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है विधायक साहब। मैंने यहाँ के थाना इंचार्ज को 72 घंटे का अल्टीमेट दिया है हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए। इस बीच नगर प्रधान देवेंद्र ने कहा, लेकिन इन 72 घंटों में कोई मासूम नवविवाहिता की हत्या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? अगर 72 घंटे में ही हत्यारा पकड़ा जा सकता है तो उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? हमें बहलाने की कोशिश ना करें। इस बीच सुजोय ने बाहर आकर कहा, 72 नहीं 48 घंटे में पकड़ा जाएगा हत्यारा, और आप लोग चिंता न करें। इस बीच हत्यारा कुछ नहीं करेगा। वह एक खास दिन ही हत्या करता है
और इन 2 दिनों के अंदर वो खास दिन नहीं है। आप सब इत्मीनान रखें, हत्यारा 2 दिन में इसी थाने के लॉकअप में नजर आएगा। विधायक गोरखनाथ ने सुजोय की ओर देखते हुए कहा, आप कौन? जवाब में एसीपी की आवाज गूंजी। पुलिस विभाग का होनहार डीएसपी सुजोय घोष, क्राइम ब्रांच का अफसर और इस केस की एसआईटी का हेड। आप चिंता न कीजिए विधायक महोदय, हत्यारा अब चंद घंटों का मेहमान है। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधायक और भीड़ को विदा करने के बाद एसीपी मेनन और घोष वापस चेंबर में लौटे। घोष ने एसीपी से घटना स्थल से बरामद किए गए सामान को देखने का अनुरोध किया। एसीपी के इशारे पर इंस्पेक्टर विजय जब्त किए गए सामानों को लेकर आया। सभी सामान अलग अलग 4 पैकेट में बंद थे। हाथ में दस्ताने पहन घोष ने एक एक पैकेट को गौर से देखा। सामान को वापस पैकेट में रखते हुए घोष ने कहा, सर मैं विपतपुर जाना चाहूँगा, जहाँ की ये चौथी मृतिका शालिनी रहने वाली थी। फिर उसने विजय से पूछा, मृतिका के परिजनों का बयान हो पाया? विजय ने कहा, नहीं सर, अभी परिजन स्थिति में नहीं है, हालात अब देख ही रहे हैं। घोष ने पूछा, केसलापुर से कितने दूरी पर है विपतपुर? विजय, यही कोई 10 किलोमीटर। घोष ने कहा, चलो चलते हैं। एसीपी ने घोष को टोका, अरे घोष, लंच तो ले लो। घोष ने कहा, सर आपसे मैं लंच हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद ही लूंगा। एसीपी ने कहा, गुड, और हाँ, तुम्हारा सम्मान और सर्विस रिवॉल्वर जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि केस को क्रैक किए बिना ना तो तुम यहाँ से हिलोगे और ना मैंने हम दोनों को रहने की व्यवस्था यहाँ के वन विभाग के विश्राम गृह में कर दिया है। घोष और विजय ने एसीपी को सल्यूट मारा और तेजी से बाहर निकल गए। 15 मिनट में घोष और विजय शालिनी के माँ और बहन के साथ विपतपुर में थे। यहाँ मृतिका के अंतिम संस्कार के बाद अन्य कर्मकांड की प्रक्रिया चल रही थी। घोष सिविल ड्रेस में था और विजय वर्दी में। पुलिस को आया देख गांव में हलचल बढ़ गई। घोष जीप से उतरकर सीधे अंदर पहुंचा। कमरे में कुछ लोग जमीन पे बिछी हुई चादर पे मातमी हालत में बैठे हुए थे। साथ में चल रहे इंस्पेक्टर विजय ने एक नौजवान की ओर इशारा करके कहा, सर ये हैं शालिनी के पति मिस्टर राजेश अवस्थी। और उसके बगल में बैठे हुए अधेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये राजेश के पिता किशोर अवस्थी। घोष ने अपना जूता उतारा और आगे बढ़कर राजेश और किशोर के सामने बैठते हुए कहा, शालिनी के नृशंस हत्या का मुझे दुख है मिस्टर राजेश, लेकिन दुख से अधिक गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि अगले 48 घंटे में शालिनी का हत्यारा जेल में हो और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आंखों में आंसू लिए राजेश ने कहा, इससे मेरी शालिनी वापस आ जाएगी क्या? घोष ने कहा, नहीं, शालिनी जी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक और शालिनी को हम हत्यारे की क्रूरता का शिकार होने से रोक सकते हैं। राजेश के पिता ने कहा, साहब ठीक कह रहे हैं राजेश, बहू को न्याय मिलना चाहिए, उसके हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। घोष ने कहा, बिल्कुल अवस्थी साहब, हम न केवल हत्यारे को गिरफ्तार करेंगे बल्कि उसे न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। घोष ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, शालिनी जिस दिन गायब हुई थी उस दिन की घटना क्रम का पूरी जानकारी चाहिए। ध्यान रहे, छोटी सी छोटी जानकारी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यस सर, कहते हुए राजेश ने बताया, शालिनी से उसका विवाह लगभग 2 माह पूर्व हुई थी। शादी के बाद पिताजी को हार्ट अटैक आ जाने से हम हनीमून पे नहीं जा सके थे। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर मेरे और शालिनी के बीच थोड़ी नोक-झोंक हुई थी। वह चाहती थी कि हम हनीमून के लिए गोवा जाएं, लेकिन मैं पिताजी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन शालिनी को समझाने के लिए मैं उसे लेकर अपने फार्म में गया था। दोपहर को फार्म खाली रहता है, मजदूर सुबह काम करके वापस चले जाते हैं। दोपहर लगभग 12 बजे हम फार्म हाउस पर पहुंचे थे। यहाँ कमरे में एक बार फिर हनीमून को लेकर हम दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई। शालिनी रूठकर फार्म हाउस से पैदल ही घर आने के लिए निकल गई थी। शालिनी फार्म हाउस से घर आने का रास्ता अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। शालिनी के जाने के लगभग 15 मिनट बाद मैं बाइक से वापस जाने के लिए निकला। रास्ते में कहीं शालिनी नहीं मिली। घर आकर देखा तो यहाँ भी वह नहीं पहुंची थी। घर में 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद मैं शालिनी को खोजने निकला। एक बार फिर फार्म हाउस और घर के बीच का रास्ता देखा,
लेकिन शालिनी का कहीं पता नहीं चला। घर आकर बाबूजी को सारी बातें बताई। मुखिया जी के सहयोग से पूरे गांव के लोगों ने शालिनी को चप्पे चप्पे में खोजा, पास के जंगल को भी खंगाला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। घोष ने पूछा, आपने थाने में मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? इस बार राजेश के पिता किशोर ने जवाब दिया, क्या रिपोर्ट दर्ज कराते साहब, नई बहू के गायब हो जाने से गांव में ऐसे ही बदनामी हो रही थी। थाना में रपट लिखवाकर पूरे रिश्तेदारों में बदनामी होती। घोष ने राजेश से कहा, आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मुझे आपका फार्म हाउस और वो रास्ता देखना है जहां से शालिनी गायब हो गई थी। राजेश उठकर तैयार होने अंदर चला गया। इस बीच घोष ने इंस्पेक्टर विजय के साथ बाहर निकला और उससे कुछ समझाने लगा। सिर हिलाते हुए विजय अपने साथ आए 2 कांस्टेबल को साथ लेकर चला गया। कुछ मिनट में राजेश तैयार होकर बाहर आया। घोष उसे लेकर पैदल ही फार्म हाउस की ओर निकल गया। गांव से फार्म हाउस जाने के लिए एक छोटा सा आम रास्ता था। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद बस्ती खत्म हो गई। आखिरी में एक धोबी का छोटा सा कच्चा मकान था। आगे लगभग 1 किलोमीटर पेड़ और झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता पार कर फार्म हाउस पहुंचे। गेट में लगे हुए ताले को राजेश ने खोला। अंदर खेत में साग सब्जी लगी हुई थी। एक किनारे में छोटा सा 2 मंजिला मकान खड़ा हुआ था। राजेश ने कहा, मैं उस दिन शालिनी को लेकर इसी में आया था सर, आओ देखते हैं। कहते हुए घोष आगे बढ़ा। राजेश ने लपक कर दरवाजा खोला। अंदर निचले कमरे में एक बेड बिछी हुई थी, साथ में अटैच बाथरूम भी था। घोष बिस्तर की ओर बढ़ा। उसकी आंखें बारीकी से बिस्तर का मुआयना करने लगी। उसने बढ़कर कुछ उठाया, उसे हथेली में रखकर राजेश से पूछा, ये सूखे हुए फूल है मिस्टर राजेश? राजेश ने हकलाते हुए कहा, सर ये शालिनी के गजरे के फूल है, उसी दिन गिरे होंगे। कहते हुए घोष ने कांस्टेबल मदन से कहा, इनके साथ ऊपर कमरे में जाकर देखो, कुछ मिलता है क्या? यस सर, कहकर कांस्टेबल राजेश को लेकर ऊपर कमरे की ओर चला गया। इधर नीचे के कमरे में घोष की तीखी नजरें पूरे कमरे को टटोलने लगी। बेड के निचले हिस्से को देखते हुए उसकी आंखें चमकने लगी। उसने नीचे हाथ डालकर कुछ निकाला, उसे रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया। कमरे से बाहर निकलकर कांस्टेबल को आवाज देकर बुलाया। कांस्टेबल ने नीचे आकर कहा, सर ऊपर का कमरा बंद है, ताला से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। गुड, तरक्की करोगे। कहते हुए घोष वापस जाने के लिए गेट से बाहर निकल गया।